एक बार की बात है, वल्लभगढ़ नामक गांव में प्रिया पढ़ाई बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से कर रही थी, क्योंकि उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वो 2 समय का खाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से जुटा पाते थे। लेकिन प्रिया को पढ़ने का शौक था। वो किसी भी तरह शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि वो शिक्षा का महत्व अच्छी तरह से जानती थी। प्रिया की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्रिया के माता पिता को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वो रात दिन काम करते थे, तब जाकर वो उसे पढ़ा रहे थे। प्रिया मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। मैं एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने यहाँ पर आई हूँ। आप सभी बच्चों को ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि 2 दिन बाद हमारे इस स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। ये मजा आ गया, मजा आ गया। 2 दिन बाद हम पिकनिक पर जा रहे हैं। वाओ, वहाँ जाकर हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये हाँ, वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। मनाली घूमने में तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस बार हम तुम्हें मनाली भेज रहे हैं। कल सभी बच्चों को 1000 रुपए जमा कर देने हैं, ठीक है? प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों को बताकर चले जाती है कि इस बार वो पिकनिक पर मनाली जा रही हैं। ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़, हम तो बर्फ के गोले बना बना कर एक दूसरे के साथ खेलेंगे, बहुत मजा करेंगे। मैं तो अपने पेरेंट्स से कहकर कल ही जमा करवा दूंगी पैसे। प्रिया वो कभी भी पिकनिक पर नहीं जाती थी, क्योंकि उसके माता पिता के पास इतने पैसे ही नहीं होते थे। वो उसे पढ़ा रहे थे, यही बहुत बड़ी बात थी। कुछ समय बाद मधु प्रिया के पास आती है। प्रिया यार, तेरा क्या प्लान है? मधु, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। मैं जानती हूँ कि तू क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है पिकनिक पर जाने के लिए। इस वजह से तू मना कर रही है। तू हमारी इतनी मदद करती है, हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स ने सोचा है हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करेंगे और तुझे भी अपने साथ पिकनिक पर लेकर जाएंगे। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? हाँ मधु, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। प्रिया भी हमारे साथ पिकनिक पर जाएगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं इतना ज्यादा प्यार देखकर। सभी स्टूडेंट्स थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हैं और 1000 रुपए इकट्ठा कर वो भी प्रिया को अपने साथ पिकनिक पर ले जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पैसे जमा कर देते हैं और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। वो अपनी पिकनिक बस में बैठ जाते हैं। मेरे पास एक बिल्कुल न्यू गेम है, चलो वो गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। प्रिया सभी बच्चों को एक न्यू गेम बताती है। सभी स्टूडेंट्स प्रिया का बताया हुआ वो गेम खेलते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वो मनाली पहुंच जाते हैं और मनाली जाकर जैसा कि सभी बच्चे सोच रहे थे वैसा ही होता है। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, बर्फ के गोले बना बना कर खेलते हैं, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और वो एक दूसरे के साथ लंच भी शेयर करते हैं। एंजॉय कर पिकनिक मनाकर वो रात को अपनी पिकनिक बस में बैठ जाते हैं वापस अपने घर जाने के लिए। किसी के पास पानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं है किसी के भी पास पानी? पिंकी मैम, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो प्यास के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। मुझे बहुत प्यास लगी है। किसी के पास भी पानी नहीं है? थोड़ा तो पानी बचा कर रखना चाहिए था, इतनी दूर का सफर है। पिंकी मैम, मैंने अभी रास्ते में हैंड पंप देखा था, डिम्पल वहाँ पर पानी पीकर आ जाएगी। पिंकी मैम ड्राइवर से कहकर बस को रुकवा देती है। उसके बाद डिम्पल बस से नीचे उतरती है और वो हैंड पंप पर पानी पीने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो हैंड पंप चलाती है वैसे ही उसके अंदर से पानी नहीं बल्कि लाल कलर का पानी आता है और वो लाल कलर का पानी नहीं था बल्कि खून था। तभी डिम्पल को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई साया हो। डिम्पल पूरी तरह से डर जाती है। कौन है यहाँ पर? कौन है? और इस हैंड पंप से खून है या फिर पानी? ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। डिम्पल ऐसा सोचकर तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तो डिम्पल को ऐसा लगता है जैसे उसके साथ साथ कोई और भी भाग रहा हो उसे पकड़ने के लिए। डिम्पल
और भी ज्यादा डर जाती है और वो और तेज तेज भागना शुरू कर देती है और वो भागती रहती है लेकिन उसे अपनी स्कूल बस नजर ही नहीं आती और वो एक जगह पर रुक जाती है। मेरी स्कूल पिकनिक बस कहाँ है? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? पिंकी मैम मुझे यहाँ पर इस सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? कौन है यहाँ पर? देखो मुझे जाने दो। डिम्पल बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके टीचर उसे सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर जा सकती है। कुछ देर बाद जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। देखो तुम जो कोई भी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मेरे पास मत आना। डिम्पल जोर जोर से चिल्लाती रहती है लेकिन ना तो उसे कोई दिखाई देता है और ना ही किसी का जवाब आता है। बस चलने की आवाजें आती है और जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। कुछ समय बाद स्कूल पिकनिक बस थोड़ी दूर और चली जाती है और उस स्कूल पिकनिक बस में डिम्पल बैठी हुई थी। अगर डिम्पल स्कूल पिकनिक बस में बैठी हुई थी तो सुनसान और खतरनाक रास्ते पर कौन था? और अगर उस सुनसान रास्ते पर डिम्पल थी तो स्कूल पिकनिक बस में डिम्पल की शक्ल में कौन बैठा हुआ था? डिम्पल, जब से तुम पानी पीकर आई हो तब से अजीब हरकत कर रही हो। तुम्हारी आँखों को क्या हो गया है? इतनी ज्यादा क्यों चमक रही है और तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? सभी बच्चों में सिर्फ और सिर्फ प्रिया ने ही डिम्पल को नोट किया था। कुछ समय बाद प्रिया पिंकी मैम से कहती है, पिंकी मैम, अभी तो हम इस रास्ते से गए थे, दोबारा से हम इसी रास्ते पर आ गए हैं। जो हैंड पंप मैंने पहले देखा था वही हैंड पंप मुझे दोबारा नजर आया। वही पेड़, वही झाड़ियाँ। हम बहुत समय से यहीं पर घूम रहे हैं। हम इस रास्ते से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? यहाँ पर हैंड पंप है। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, मुझे भी पानी पीने जाना है। पिंकी मैम को नींद आ रही थी। उन्हें तो बस अपनी नींद से प्यार था। प्रिया क्या कह रही थी, स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा था, इससे कोई मतलब नहीं था। ज्योति भी ड्राइवर से कहकर बस को रुकवा देती है और वो भी पानी पीने के लिए चली जाती है। जैसा डिम्पल के साथ हुआ सेम टू सेम वैसा ही ज्योति के साथ भी होता है। हैंड पंप से खून निकल कर आता है। उसे भी एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई है और वो भी पूरी तरह से डर जाती है और वो भी भागना शुरू करती है। तो उसे भी स्कूल पिकनिक बस नहीं मिलती। वो पूरी तरह से डर रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। कुछ समय बाद ज्योति भी स्कूल पिकनिक बस में बैठी थी और ज्योति भी डिम्पल की तरह बस में बैठी हुई अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। इतना समय हो गया ड्राइवर, अभी तक हम घर क्यों नहीं पहुँचे? पिंकी मैम, मैं कब से आपसे यही तो कह रही हूँ, लेकिन आपको तो अपनी नींद से ही इतना ज्यादा प्यार है। आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। हम बहुत समय से इसी रास्ते पर घूम रहे हैं। बार बार वही हैंडपंप नजर आ रहा है जो पहली बार नजर आया था, और जब भी वो हैंडपंप नजर आता है तभी किसी न किसी को प्यास लगती है और वो नीचे उतर कर जाता है, और जब वो वापस आता है तो अजीबोगरीब हरकत करता है। डिम्पल, उसकी आंखें चमक रही है। ज्योति, वो बच्चों को बिना वजह मार पीट रही है। सब अलग अलग बिहेव कर रही हैं। प्रिया की ये बात सुनकर पिंकी मैम पूरी तरह से डर जाती है और वो तुरंत सबको बस से उतारती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। पिंकी मैम, आपने सभी बच्चों को बस से क्यों उतारा और हम कहाँ जा रहे हैं? हम पैदल अपने घर नहीं जा सकती, हम बस से ही अपने घर वापस जा सकती हैं। आप इतना ज्यादा क्यों घबरा रही है? क्या हुआ पिंकी मैम, क्या हुआ? आते समय मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे ड्राइवर को बताना चाहिए था कि हमें इस रास्ते से घर वापस नहीं जाना। रात के 12 बजे इस रास्ते पर जो भी गुजरता है वो छलावे का शिकार होता है। इस रास्ते पर छलावा रहता है। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैंने ड्राइवर को इस रास्ते के बारे में नहीं बताया। पिंकी मैम, हमें बस के अंदर बैठे रहना चाहिए था। बस के अंदर हम ज्यादा सेफ थे। बस में तुम्हारे साथ 10 और स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं वो स्टूडेंट नहीं है, वो छलावा है। हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा। तुमने देखा नहीं, वो हमारे साथ वापस नहीं आए। डिम्पल, ज्योति, कीर्ति, प्रीति, कोई हमारे साथ वापस नहीं आया क्योंकि वो छलावे थे। हमें इन सबको ढूंढना होगा और छलावे के चंगुल से निकलना होगा। कौन है यहाँ पर? कौन है? पिंकी मैम, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे।
राधिका जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था और उसे खींचते हुए लेकर जा रहा था। राधिका जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये देखकर प्रिया, पिंकी मैम और सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। पिंकी मैम, मधु को भी ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई हो, और राधिका को भी देखो पता नहीं कौन अपने साथ लेकर जा रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। इस छलावे के जंगल से हम कैसे निकलेंगे और सभी स्टूडेंट्स को सही सलामत वापस कैसे लेकर जाएंगे? हम इस रास्ते से कैसे निकलेंगे मैम? एक बार जो छलावे के जंगल में फंस जाता है वो कभी नहीं निकल पाता। मुझे लगता है कि हम भी छलावे के जंगल में फंस चुके हैं और अब हम इस रास्ते से कभी वापस नहीं जा सकते। हम यहीं पर घूमते रहेंगे, छलावा हमें ऐसे ही भटकाता रहेगा। पिंकी मैम, ऐसा नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हम छलावे के जंगल से निकल जाएंगे, बस हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अगला नंबर हमारा ही है। छलावा हमें भी अपने साथ ले जाएगा जिस तरह और सभी बच्चों को ले गया, और हमें भी मार देगा। न हम पिकनिक पर आते और न ही हमारे साथ ये सब होता। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उनके साथ हादसा ही ऐसा हो रहा था। एक एक करके सभी बच्चे गायब हो रहे थे। मधु, प्रिया और पिंकी मैम बचते हैं। कुछ समय बाद प्रिया पिंकी मैम की आंखें चमकते हुए देख लेती है और उनकी मुस्कुराहट भी। ये देखकर प्रिया चौंक जाती है। पिंकी मैम की आंखें क्यों चमक रही है और वो क्यों मुस्कुरा रही है? बच्चे गायब हो रहे हैं, इस समय उन्हें परेशान होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो मुस्कुरा रही है। मुझे लगता है छलावा कोई और नहीं पिंकी मैम ही है और वो हमें गुमराह कर रही है। मधु, मेरी बात सुनो, छलावा कोई और नहीं पिंकी मैम ही है। हमें किसी तरह भी पिंकी मैम के जंगल से निकलना होगा। प्रिया बहुत ही ज्यादा समझदार थी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। पिंकी मैम से बहाना कर कर हैंडपंप पर पानी पीने के लिए जाती है। उसने प्लान पहले ही बना लिया था और वहाँ जाकर प्रिया जो देखती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। पिंकी मैम की वहाँ पर लाश पड़ी थी। मैंने कहा था ना, छलावा कोई और नहीं पिंकी मैम ही है। हमारे साथ जो थी वो पिंकी मैम नहीं थी, क्योंकि पिंकी मैम की लाश तो यहाँ पर पड़ी है। मुझे लगता है अभी भी कोई मरा नहीं है, सब जिंदा है, क्योंकि अगर सभी स्टूडेंट्स को वो मार देती तो हमारे साथ नहीं खड़ी होती। उसे और भी स्टूडेंट्स की खून की जरूरत है। हमें उन सभी स्टूडेंट्स को बचाना होगा जो छलावे के जंगल में फंस चुके हैं। उस सुनसान रास्ते पर डरावनी खतरनाक आवाजें आने लगती है। मधु और प्रिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो थर थर कांपने लगती है, लेकिन प्रिया किसी को कमजोर नहीं होने देती और वो सभी स्टूडेंट्स को ढूंढना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा तक पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है तो गुफा के अंदर सभी स्टूडेंट्स कैद थे और छलावा ने सभी को एक जगह पर कैद कर रखा था। मेरी मम्मी ने बचपन में छलावे की कहानी सुनाई थी। छलावे सिर्फ और सिर्फ आग से ही डरते हैं। हमें आग का इस्तेमाल करना होगा। इन सभी बच्चों को बचाने के लिए हमें आग की मदद लेनी होगी। प्रिया पत्थरों की मदद से आग जलाती है। आग की वजह से वो सभी स्टूडेंट्स को बचा लेती है और आग की रोशनी में वो उस रास्ते से भी निकलकर आ जाते हैं, क्योंकि छलावा आग का पीछा नहीं कर सकता था। प्रिया अपनी सूझबूझ से सभी बच्चों को सही सलामत बचाकर लेकर आ जाती है। सभी बच्चे प्रिया के लिए क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि छलावे के जंगल से सिर्फ और सिर्फ प्रिया ने ही उन्हें बचाया था। प्रिंसिपल मैम भी उसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती है। ये कहानी रामपुर नाम के राज्य में राज करने वाले राजा और उनकी पुत्री की है। राजकुमारी का नाम इंदुमती था। इंदुमती बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पली बढ़ी थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गई थी। वो किसी भी गरीब की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। जन्मदिन वाले दिन राजा राजकुमारी के कक्ष में जाकर बोले, पुत्री, तुम कहाँ हो? हमें मंदिर जाना है। मंदिर जाने में देरी हो रही है। तभी राजकुमारी अपने पिता के सामने आकर कहती है, क्या पिताजी, आप हमेशा मुझे मंदिर ले जाते हैं। आपको पता है ना, मुझे मंदिर जाना पसंद नहीं है। पुत्री, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे हाथों से गरीबों को दान दिलवाऊंगा। जब दान ही करना था तो आप ही कर लेते। मुझे मंदिर में ले जाने की क्या जरूरत है? आपको पता है ना, मुझे गरीब लोगों को देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राजा ने राजकुमारी को बहुत समझाया। बहुत समझाने के बाद राजकुमारी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। राजा राजकुमारी को लेकर मंदिर चले गए और पूजा करके गरीबों को दान देने मंदिर से बाहर आए।
लेकिन राजकुमारी सभी को फेंक फेंक कर सामान दे रही थी। इंदुमती, थोड़ा इज्जत से लोगों के साथ पेश आओ। ये क्या तमीज है दान देने की? आप मुझे मत सिखाइए पिताजी, इन लोगों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। तभी एक बुजुर्ग आदमी आशीर्वाद देने के लिए इंदुमती के सर पर हाथ रख देता है, जिससे कि इंदुमती को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अब मुझे घर जाकर गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम लोगों के सामने नहीं आना चाहती हूँ, गरीब कहीं के। वो बुजुर्ग आदमी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी एक किसान फलों की टोकरी इंदुमती के सामने रखकर कहता है, राजकुमारी, आज आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं आपके लिए कुछ उपहार लाया हूँ। इस टोकरी में आपके मन पसंदीदा फल रखे हैं, कृपया स्वीकार कीजिए। राजकुमारी फलों की टोकरी में लात मार के सारे फल नीचे गिरा देती है। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि मैं तुम गरीब भिखारी लोगों से उपहार लूं। पुत्री, मैं कब से देख रहा हूँ तुम किसी से तमीज से पेश नहीं आ रही हो। क्या बदतमीजी है ये? माफी मांगो इनसे, ये तुमसे बड़े हैं। नहीं पिताजी, इन लोगों से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। ऐसा कहकर राजकुमारी रथ में बैठकर वहाँ से महल के लिए रवाना हो जाती है। राजा भी गरीबों को सारा सामान बंटवाकर वापस महल आ जाते हैं, लेकिन राजकुमारी के घमंड की चर्चा पूरे राज्य में होने लगती है। अरे बहन, तुमने देखा राजकुमारी कितने घमंड के साथ लोगों से पेश आ रही थी? हाँ बहन, अच्छे से देखा। राजा अपनी औलाद को सही राह पर नहीं ला पाए। राजा का बर्ताव कितना अच्छा है और राजकुमारी का बर्ताव बिल्कुल उसके विपरीत है। पता नहीं राजा राजकुमारी को सुधार पाएंगे भी कि नहीं। राजकुमारी को किसी से बात करने की भी तमीज नहीं है। दूसरी तरफ राजकुमारी के जन्मदिन की खुशी में शाम को दावत रखी जाती है। राजा दावत में अपने कई सारे मित्रों को आमंत्रित करता है और उन्हीं के साथ बैठकर दावत भी करता है। राजकुमारी भी अपने पिता के साथ ही भोजन कर रही थी। वो जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डालती है, चिल्लाते हुए कहती है, पिताजी, आपने कैसे हलवाई से खाना बनवाया है? खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। ऐसा कहकर राजकुमारी खाने की प्लेट जमीन पर फेंककर वहाँ से चली जाती है। अपने मित्रों के सामने राजा अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। राजा को राजकुमारी के व्यवहार को लेकर बहुत चिंता होती थी। एक दिन वो महल के बगीचे में उदास होकर बैठा हुआ था। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। राजा पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी यानी कि महारानी थी। महारानी, आप तो 4 धाम की यात्रा पे गई थी ना? आप वापस कब लौटी? बिल्कुल अभी महाराज, जब आप किसी परेशानी में खोए हुए थे। आपकी धर्म पत्नी होने के कारण मेरा पूरा हक है कि मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकूं। राजा महारानी को अपनी परेशानी का सारा कारण बताता है। सारी बात जानने के बाद महारानी कहती है, आप चिंतित मत होइए महाराज, पुत्री को सही राह पर लाने की जिम्मेदारी मेरी रही। इंदुमती के घमंड को तोड़ने का मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है रानी, हमें बताइए। रानी राजा को पुत्री का घमंड तोड़ने का उपाय बताती है। अगली सुबह राजा कुछ करता उससे पहले ही राजा का छोटा भाई उसकी सारी धन संपत्ति और महल पर कब्जा कर लेता है, जिस कारण राजा को अपनी पत्नी और बेटी को लेकर एक गांव में आना पड़ता है और वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। पुत्री, अब हमें इसी छोटी सी झोपड़ी में रहना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं इस छोटी सी झोपड़पट्टी में कैसे रह सकती हूँ? आपको पता है ना, इन गरीब लोगों को देखकर मेरा दम घुटता है और आप मुझे इन लोगों के बीच में रहने के लिए कह रहे हैं। हाँ पुत्री, तुम तो जानती हो ना, हमारा पूरा राज्य हमारे छोटे भाई ने हमसे छीन लिया है। मुझे अपने छोटे भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने हमारे पीठ पीछे वार किया है। जब तक मैं उसे मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देता, तब तक हमें यहीं रहना होगा। उसके बाद राजा अपने परिवार के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगता है। एक दिन राजा रानी के साथ राजकुमारी के पास आकर कहता है, बेटी, कुछ समय के लिए मुझे और तुम्हारी माँ को दूसरे राज्य में जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत जरूरी काम है। लेकिन पिताजी, मैं यहाँ अकेले इन भिखारियों के साथ कैसे रहूंगी? आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। नहीं पुत्री, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो फिर आप भी मत जाइए। नहीं पुत्री, हमारा जाना बहुत जरूरी है, वरना हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाते। यहाँ तुम्हें अकेले ही रहना होगा और खुद ही अपना सारा काम करना होगा। यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम गांव के लोगों से मदद मांग सकती हो।
ऐसा कहकर राजा और रानी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को भूख लगने लगती है। बहुत जोरों की भूख लग रही है, लेकिन यहाँ तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन इस चूल्हे पर मैं कैसे खाना बनाऊंगी? मुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता, लेकिन करना तो पड़ेगा। राजकुमारी चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चूल्हे में से सिर्फ धुआं आ रहा था। वो चूल्हे को नहीं जला पा रही थी। उसको परेशान देखकर पड़ोस की एक बुढ़िया उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या मतलब है? जाओ जाकर अपना काम करो। मैं तो अपना काम ही कर रही थी, लेकिन तुम्हारे घर से इतना धुआं निकलते हुए देखा तो सोचा आकर तुम्हारी मदद कर दूं। राजकुमारी थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर कहती है, अच्छा ठीक है, तुम ये चूल्हा जला दो। उसके बाद बुढ़िया चूल्हा जला देती है और खाना बनाने में भी राजकुमारी की मदद करती है। तभी उसकी छोटी पोती चांदनी उसको बुलाने आती है। दादी माँ चलो घर चलते हैं। अरे वाह, ये तो राजकुमारी है। तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारे वस्त्र कितने सुंदर हैं। चांदनी राजकुमारी के वस्त्र को छू कर देखने लगती है, जिससे कि राजकुमारी को गुस्सा आ जाता है। ए लड़की, मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अच्छा राजकुमारी, अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। बेटी चांदनी, तू आज रात यहीं राजकुमारी के साथ रुक जा। तुम पागल हो गई हो? नहीं लड़की, तुम अपने घर जाओ। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन एक बात सुन लो, रात को यहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं। जंगली जानवर का नाम सुनकर राजकुमारी डर जाती है और चांदनी को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है। बुढ़िया के जाने के बाद राजकुमारी और चांदनी सो जाते हैं। अगली सुबह राजकुमारी चांदनी से कहती है, मुझे दूध पीने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ दूध कहाँ मिलता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। चांदनी राजकुमारी को तबेले में ले जाती है, जहाँ राजकुमारी को बहुत बदबू आती है। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? यहाँ कितनी बदबू आ रही है। तबेला ऐसा ही होता है, यहाँ पर बदबू ही आती है, लेकिन हमें तो इस बदबू की आदत है, तुम्हें भी इसकी आदत लगा लेनी चाहिए। तुम्हें पता है, जब तुम महल में रहती थी तो यहीं से दूध जाता था। राजकुमारी को ये जानकर बहुत हैरानी होती है। वो दूध तो पी लेती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है और फिर चांदनी से कहती है, जब दूध के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर तो जो हम खाना खाते हैं उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ चलो, मैं तुम्हें खेत दिखाती हूँ। चांदनी राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे खेत की तरफ ले जाती है और कहती है, देखो खेत में वो सारे मजदूर कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये मजदूर लगातार 3-4 महीने तक इतनी ही मेहनत करते हैं, तब जाकर अनाज मिलता है। चांदनी की बात सुनकर राजकुमारी अपने मन में सोचती है, अनाज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और मैं अनाज का कैसे अनादर कर दिया करती थी। धीरे धीरे राजकुमारी को सभी चीज की अहमियत समझ आ रही थी। इसी तरह कुछ समय बीत गया और राजकुमारी के घर का सारा राशन खत्म हो गया। राशन लेने के लिए राजकुमारी राशन की दुकान पर गई। लाला जी, आटा चावल और दाल दे दीजिए। अभी दे देता हूँ। लाला राजकुमारी को आटा चावल और दाल बांधकर दे देता है। सामान लेकर राजकुमारी जाने लगती है। तभी लाला कहता है, अरे कहाँ जा रही हो? पैसे तो देकर जाओ। कैसे पैसे लाला जी? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है तो सामान क्यों लेके जा रही हो? मेरा सामान मुझे वापस करो। लेकिन मेरे घर में अनाज नहीं है और मेरे माता पिता भी घर पर नहीं है। भगवान के लिए मुझे ये अनाज दे दीजिए। पिताजी आएंगे तो आपको आपके पैसे दे देंगे। नहीं, मैं उधारी नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें अगर ये अनाज चाहिए तो तुम्हें मेरे खेत में पूरे 1 दिन काम करना होगा। राजकुमारी खेत में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। लाला अपने खेत में ले जाकर राजकुमारी को सारा काम बता देता है। राजकुमारी पूरे दिन खेत में मजदूरी करती है और घर आकर खाना बनाकर खाकर लेट जाती है। अगले दिन राजकुमारी को बहुत जोर से बुखार आ जाता है। जब चांदनी उसके पास आती है तो कहती है, राजकुमारी, क्या हुआ आपको? राजकुमारी, आप ठीक तो हो ना? अरे आपको तो बहुत जोर से बुखार है। मैं अभी दादी को बुलाकर लाती हूँ। चांदनी अपनी दादी को बुलाकर लाती है। चांदनी की दादी और गांव के कुछ लोग वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं। वैद्य जी राजकुमारी का इलाज करते हैं। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी का बुखार उतर जाता है, तब वो देखती है कि उसके घर में ढेर सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं और चांदनी उसके पैर दबा रही है।
अरे चांदनी, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे पता है राजकुमारी जी, आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, लेकिन आपको सुबह से बहुत तेज बुखार था, बस इसलिए हम सब यहाँ बैठकर आपके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। चांदनी की बातें सुनकर राजकुमारी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तभी राजा और रानी वहाँ आ जाते हैं। पुत्री, मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, अब तुम ठीक हो ना? हाँ पिताजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी राजा को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर राजा कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुम्हें ये सब काम करना पड़ा। कोई बात नहीं पिताजी, ये सब करके मुझे कुछ सीखने को मिला है। आप ये बताइए, आप जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया? राजा कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर एक सिपाही आकर कहता है, महाराज, रस तैयार है, आप राजकुमारी को लेकर आ जाइए। कहाँ चलना है पिताजी? हमारे महल में राजकुमारी। लेकिन महल तो... नहीं बेटा, वो सब नाटक था। तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि तुम गरीबों की इज्जत करना सीख जाओ। तुमने सीखा ना कि इंसान पैसों से नहीं, दिल से अमीर होता है। तुम्हें सही राह पर लाने का ये उपाय तुम्हारी माँ का था। हाँ पिताजी, मुझे सब समझ आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने मुझे असली जिंदगी सिखा दी। राजकुमारी हाथ जोड़कर वहाँ मौजूद सभी गांव वालों से माफी मांगती है और अपने पिता और अपनी माँ के साथ रथ में सवार होकर महल चली जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।